सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। सिंगापुर दौरा रद्द होने पर आए केजरीवाल का पहला रिएक्शन, जाने क्या बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री। सिंगापुर दौरे की मंजूरी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्र के बीच कई दिनों तक खींचतान चली, लेकिन नतीजा सिर पर ही रहा और आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल का सिंगापुर दौरा रद्द ही हो गया है। दिल्ली सरकार ने औपचारिक बयान जारी कर इस घटना के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराए हैं, तो वहीं सीएम केजरीवाल ने भी इस बात की आलोचना किया है। अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि अच्छा, तो अगर मैं आज जाकर अपनी बात रख पाता तो भारत के लिए किए जा रहे कार्यों को दुनिया के साथ साझा करता। मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ। यूनिफॉर्म के साथ मिलेगा स्टेशनरी का पैसा, जानिए परिस्थिति स्कूल के बच्चों को अब मिलेगा कितने रुपए। गौतम बुद्ध नगर के बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में पढ़ाने वाले बच्चों के लिए शासन ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम में मिलने वाली रकम में इफाजा किया है। डीबीटी स्कीम के तहत अब इन बच्चों को 100 रुपए ज्यादा दिए जाएंगे। पहले बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 1100 रुपए दिए जाते थे, अब इसे बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया गया है। पहले बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग और स्टेशनरी खरीदने के लिए पैसे दिए जाते थे, अब स्टेशनरी के लिए 100 रुपए और बढ़ाई गई हैं। गौतम बुद्ध नगर में डीपीटी स्कीम के तहत बढ़ाई गई राशि का लाभ पहले फेज में 70,000 बच्चों के अभिभावकों को होगा और उसके खाते में सीधा 1200 रुपए पहुँच जाएंगे। दरअसल गौतम बुद्ध नगर में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 511 स्कूल आते हैं, जिसमें से कुल 96,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी स्कूल में दाखिले की प्रक्रिया जारी है और यह प्रक्रिया सितंबर तक चलेगी। फिलहाल जिन बच्चों का आधार कार्ड बैंक से लिंक है, ऐसे 70,000 बच्चों के अभिभावकों के खाते में डीबीटी स्कीम के तहत पैसे आने लगेंगे। पहले फेज में 70,000 बच्चों के अभिभावकों के खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। वह जिन 26,000 बच्चों का डाटा फिलहाल शासन के पास नहीं है, उसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग की बीआरसी केंद्रों का आधार बना रही है। दिल्ली में सब्जी बेचने वालों के लिए जरूरी है लाइसेंस, जाने कहां से और कैसे मिलेगा, क्या है इसके फायदे। दरअसल आपको बता दें, देश के हर हिस्से में सब्जी विक्रेता के पास रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस होना जरूरी होते हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में कई ऐसे विक्रेता हैं जिन्होंने न तो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं और न ही लाइसेंस लिया है। इन्हीं पर कार्रवाई करने के लिए वो फूड एंड सेफ्टी विभाग ने दिल्ली की मंडियों में ड्राइव शुरू कर दिया है, जिसमें कैंप लगाकर सब्जी विक्रेताओं को लाइसेंस दे रहे हैं। दरअसल फूड सेफ्टी एंड स्टैंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फूड एंड सेफ्टी विभाग के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा सब्जी बेचने वाले लोगों को लाइसेंस दिया जाए, उनका रजिस्ट्रेशन किया जा सके। फूड एंड सेफ्टी विभाग के अनुसार जिस सब्जी विक्रेता का कारोबार साल में 12 लाख रुपए से कम का होता है, उसे या तो रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस लेना होता है। ये लाइसेंस 5 साल के लिए होते हैं, जिसकी फीस सिर्फ 100 रुपए ही होती है। इसके लिए विक्रेता को फार्म के साथ आधार कार्ड की कॉपी और एक फोटो जमा करनी होती है। बता दें कि राजधानी में साल 2021-22 के बीच करीब 12,951 विक्रेताओं ने ये लाइसेंस लिया है। इसके साथ ही 29,372 लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। हालांकि इसकी संख्या इससे कई गुना ज्यादा है। ट्विन टावर में ब्लास्ट वाले दिन 10 घंटे के लिए बेघर होंगे 7,000 लोग, जानिए क्यों लिया गया है यह फैसला। दरअसल आपको बता दें, नोएडा सेक्टर 93A में बने सुपरटेक ट्विन टावर को 21 अगस्त को गिराया जाएगा और अब इसे गिराने की तैयारी भी अंतिम दौर में है। ऐसे में लगातार बैठकें का दौर जारी है। ट्विन टावर ध्वस्तीकरण को लेकर नोएडा प्राधिकरण, जिला प्रशासन, एनडीएफएस, इंजीनियरिंग और पुलिस विभाग की एक बैठक की गई है। इस बैठक में तय किया गया कि टावर ध्वस्तीकरण वाले दिन 500 से ज्यादा पुलिस कर्मी की तैनाती होगी। इसके अलावा टावर गिराने वाले दिन सुबह 8 बजे तक आसपास के सोसाइटी और फ्लैट में रहने वाले लगभग 7,000 लोगों को घरों से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये लोग 10 घंटे तक अपने घर से बाहर रहेंगे। अगले हफ्ते फिर टावर के ध्वस्तीकरण को लेकर बैठक होने वाली है, क्योंकि 21 अगस्त से अब 1 महीने का भी समय नहीं बचा है। ट्विन टावर गिरने से पहले उसके आसपास बने फ्लैट को खाली कराया जाएगा। बैठक अधिकारियों ने जानकारी दी कि पुलिस आने वाले 2 से 3 दिनों में एनओसी देगी। यह एनओसी डीपीएस इंजीनियरिंग की नोएडा पुलिस से मांगी गई थी। नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रवीण कुमार मिश्रा बैठक में शामिल हुए, जिसमें बताया गया कि रोजाना पलाव से बारूद ट्विन टावर पर लगाया जाएगा। चुनाव आयोग की पहल, अब 17 से ज्यादा उम्र के युवा करवा सकते हैं वोटर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन। भारत में चुनाव में वोट करने की उम्र 18 साल है। कोई भी भारतीय नागरिक अगर 18 साल का है और उसका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है तो वो चुनाव में भागीदारी कर सकते हैं। इसके तहत चुनाव आयोग ने युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नई पहल शुरुआत की है। चुनाव में युवाओं की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश के तहत चुनाव आयोग ने तय किया कि 18 साल के होने पर वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 17 साल से अधिक उम्र के युवा अब अग्रिम आवेदन कर सकते हैं।
बता दें कुछ समय पहले तक किसी साल 1 जनवरी को या उससे पहले 18 वर्ष के होने वाले लोग मतदान सूची में अपना नाम दर्ज कराने के योग्य होते थे। 1 जनवरी के बाद 18 साल के होने वालों को मतदान के रूप में पंजीकरण के लिए पूरे 1 साल का इंतजार करना पड़ता था। चुनाव कानून में बदलाव के बाद लोग 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 साल की उम्र में मतदान के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। दिल्ली एनसीआर के ट्रेन यात्रियों को खुशखबरी, 1 अगस्त से चलेगी 25 लोकल ट्रेनें। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के ट्रेन यात्रियों को जल्द ही रेलवे ने 18 नई ट्रेन की सौगात देने जा रही है। 1 अगस्त से 2 साल बाद पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन दोबारा से शुरू होने जा रही हैं। इस पैसेंजर ट्रेनों की संख्या 25 है। इन ट्रेनों के चलने से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के 100 से 150 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को सुविधा होगी। दिल्ली के आसपास के शहरों में लोग इन्हीं पैसेंजर ट्रेनों से आवागमन करते हैं। कोरोना काल में बंद हुई 25 लोकल ट्रेनों को 1 अगस्त से फिर शुरू किया जाएगा। इस फैसले से कारोबारी, छात्र, नौकरी पेशा वाले लोग और व्यापारी को फायदा होगा। वही स्थानीय कारोबारी जिनका काम दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा में है, उन्हें भी पैसेंजर ट्रेन से लाभ होगा। इन ट्रेनों को मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह में बंद किया गया था। साथ ही रेलवे ने कई गाड़ियों के नंबर में भी बदलाव किया है। पंजाब के 70 टीचर हुए दिल्ली की स्कूलों की हैप्पीनेस क्लास में शामिल इस समारोह में भी लेंगे हिस्सा। पंजाब के सरकारी स्कूल शिक्षकों ने हाल ही में दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल का दौरा किया है और यहां होने वाले हैप्पीनेस क्लासेस का हिस्सा बने। पंजाब से आए शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल में 170 टीचर शामिल है। इन सभी ने SCERT के डायरेक्टर के नेतृत्व में दिल्ली के स्कूलों का भ्रमण किया और इस दौरान यहां होने वाली हैप्पीनेस क्लास और माइंडसेट कोर्स की क्लासेस में भी भागीदारी किया है। पंजाब स्कूल टीचर्स के प्रतिनिधिमंडल ने स्कूल दौरे के बाद दिल्ली को मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से भी मुलाकात की है। ये मुलाकात कालका जी के वीर सावरकर सौंदर्य विश्वविद्यालय में हुई। इस मीटिंग में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के सभी स्कूलों में आए बदलाव यहाँ के टीचर्स और प्रिंसिपल की मेहनत से ही साकार हुआ है। दिल्ली में झमाझम बारिश के बाद तापमान में आई भारी गिरावट, मौसम विभाग ने सुनाई है खुशखबरी। राजधानी दिल्ली में बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। बारिश के बाद दिल्ली के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में भारी गिरावट के बाद दिल्ली का मौसम फिलहाल स्टेशन जैसा सुहाना हो गया है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। उत्तराखंड, हिमाचल के कई शहरों में भी इन दिनों यही तापमान रिकॉर्ड किए जा रही हैं। गुरुवार को पूरा दिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रुक रुक कर बारिश हुई। बारिश के बाद जहां मौसम सुहाना हो गया, वही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। कुछ दिन पहले तक दिल्ली का अधिकतम तापमान जो कि 37 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ था, वह लुढ़क कर अब 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वही न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। 30,912 करोड़ रुपए का हुआ भ्रष्टाचार, अब तक CBI के जांच की मंजूरी नहीं। केंद्र सरकार ने सांसद ने बताया कि 30,912 करोड़ रुपए के रकम से जुड़े 221 भ्रष्टाचार के मामलों में जांच शुरू करने के लिए CBI को राज्य सरकार ने मंजूरी का इंकार कर दिया है। जिसमें से 40 से करीब ऐसे मामले जिसमें 1 साल से CBI जांच शुरू करने का इंतजार कर रही है, लेकिन राज्य सरकार की मंजूरी अब तक नहीं मिल पाई है। कर्मचारी विभाग और पीओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में लिखित में जानकारी दिया है। उन्हें बताया कि 20 जून 2022 तक भ्रष्टाचार उन्मूलन कानून के सेक्शन 117A के तहत केंद्र सरकार ने अलग अलग मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 235 कर्मचारी के खिलाफ 101 मामले में CBI की जांच शुरू करने के लिए मंत्रालय, विभाग और बैंकों से मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। 24 घंटे में ट्विटर हटाए पवन खेड़ा, जयराम रमेश, एसी के कांग्रेस के 3 नेताओं को निर्देश। स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध बार चलाने का आरोप लगाए जाने को लेकर अब कांग्रेस नेताओं को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। ईरानी ने कोर्ट में इस मामले को उठाया था, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेटे डिसूजा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किए जाने के अलावा 24 घंटों में आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर कांग्रेस नेता खुद ट्विटर नहीं हटाते तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस ट्विटर को हटा देंगे। बता दें कि बेटी पर आरोप लगाए जाने के बाद स्मृति ईरानी ने जयराम रमेश और पवन खेड़ा के खिलाफ 2 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। ईरानी की तरफ से कहा गया कि उनकी बेटी पर झूठा आरोप लगाए गए हैं। उनकी बेटी पढ़ाई करती है, कोई बार नहीं चलाती है। कांग्रेस नेताओं ने बयान के बाद उन्हें कोर्ट का रुख किया था। राजद्रोह के मामले फर्जी मामले दिल्ली SC में दाखिल की अंतरिम जमानत याचिका 25 अगस्त को होगी सुनवाई। दिल्ली हिंसा मामले आरोपी सरजी इमाम ने अपने खिलाफ लगे राजद्रोह के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल किया है। सरजी इमाम ने देशद्रोह मामले अंतरिम जमानत याचिका दाखिल किया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 25 अगस्त को करेगा। सरजी ने दिल्ली हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दिया है। वही मामले को लेकर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया है। सरजी इमाम ने दिल्ली हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। इसके अलावा सरजी ने याचिका में देशद्रोह के ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार करने वाले निचली अदालत के आदेश को भी चुनौती दिया है।
सीसीए और एनसीआर प्रदर्शन के दौरान दिसंबर 2019 में जामिया मिलामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में भाषण देने के मामले में फर्जी इमाम पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था। हाल ही पूर्वी दिल्ली जिला की कड़कनुमा कोर्ट में देशद्रोह के मामले में आरोपी फर्जी इमाम को बड़ा झटका दिया था। इस मामले में आरोपी फर्जी इमाम की अंतरिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया था। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।